और जब हमें लगेगा कि हाँ, हमारे लगभग इसमें 15 के आस-पास लोग जुड़ते हैं शायद। तो जे 15 या हमारे पास 10 के आस-पास की जो संख्या दिखाएगा जब भी, तब हम अपनी आगे की कक्षा शुरू कर देंगे। मतलब आगे का विषय शुरू कर देंगे। तब तक हम अपनी आपस में कुछ चर्चाएँ कर लेंगे और आज हमारे साथ कमलकांत जी भी जुड़े हुए हैं। अ, इनके लिए मैं उस आपको कुछ कार्य दूँगा, उतने में इनको कुछ इन विषय के बारे में बोलूँगा। यदि और भी जुड़ते हैं तो फिर एक ही बारी में ये चीज़ हो जाएगी। अ, इसके बाद मतलब आज के बाद हम किसी नए व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि फिर समस्या ये हो रहेगी कि वो फिर कक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, पाठ आगे नहीं बढ़ेगा हमारा। क्योंकि अब कुछ एक विषय ही है, उसके बाद आप लोगों को इसके प्रयोगात्मक रूप की तरफ को लेके जाना है। तो जैसे-जैसे हम प्रयोग करेंगे, वैसे-वैसे हमें उन विषयों से संबंधित जो भी जिज्ञासाएँ होंगी, वो साथ-साथ में हमारी शांत होती रहेंगी। कुछ एक जो चीज़ें हैं वो उसी समय में, उसी क्षण में हम बोल देंगे। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लिख के भी दे दूँगा, आप लोग उसको वैसे भी पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए वो कार्य हो जाएगा। हाँ, जब हम लेकिन व्यावहारिक रूप से उस चीज़ को करते हैं तो थोड़ा-सा हमें उस समय संशय हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो वो एक अलग विषय है, उसको तो अभी चाहे ना भी हम बोलें, और क्योंकि हम सभी प्रश्नों की या सभी तरह के प्रश्नों को तो नहीं ले पाएँगे। हम कुछ एक प्रश्नों को प्रयोगात्मक दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए अब यही निवेदन रहेगा, जो भी आगे यहाँ जो भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, उनसे भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि अब यदि आपके कोई संपर्क में कोई व्यक्ति है और वो आपसे ऐसी कोई बात करता है कि हाँ, मुझे भी सीखना है, या इस ग्रुप में जो भी लोग हैं, उनको वो भी हम इस तरह से आग्रह नहीं करेंगे अब। जो है वो पर्याप्त है, ताकि इतने लोगों की कक्षा सुचारू हो सके। अब यही निवेदन है मेरा। धीरज जी, आप शुरू कर दीजिए। ठीक है। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीकुष्माण्डायै नमः। नमः सभायै। प्रतिदिन की भांति आज भी मैं इस कक्षा में जुड़े सभी रमल ज्योतिष के जिज्ञासुओं के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हुआ इस कक्षा के गुरु रूप देवऋषि अगस्त्य जी को प्रणाम करता हुआ उनसे निवेदन करता हूँ कि वो इस कक्षा में उपस्थित सभी लोगों के रमल ज्योतिष में ज्ञान में वृद्धि करते हुए इस ज्ञान चर्चा को, रमल ज्योतिष की ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएं। श्री देवऋषि अगस्त्य महोदय, नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। गणपतिं प्रणम्य कुष्माण्डा देवीं च नत्वा
अद्य अस्माकं कक्षायाः विषयः कः भवतु अथवा किं भविष्यति इति उद्घोषयन् अहं स्वविषयमत्र प्रस्तौष्यामि। उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। इस शास्त्र की जो आराध्या है वह भगवती कुष्मांडा। उन भगवती कुष्मांडा के चरणों में मैं प्रणाम करता हुआ सबके मंगल की कामना करता हुआ आज के सत्र को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कल एक विषय आया था कि जो कुष्मांडा भगवती है उनकी आराधना इस पाशक विद्या में हमें थोड़ा संबल प्रदान करती है, बल प्रदान करती है। तो नियम पूर्वक जो कुष्मांडा का या इस पाशक के लिए जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है वह मंत्र कुछ इस तरह से है। नमो भगवती देवी कुष्मांडिनी सर्व कार्य प्रसादिनी सर्व निमित्त प्रकाशिनी एहि एहि त्वर त्वर वरम देहि लिहि लिहि मातंगिनी सत्यम ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। जब आप रमल में प्रवृत्त होंगे, पाशक शास्त्र में जब आप लोग प्रवृत्त होंगे, उससे पहले नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पाशक को जो आप शुरू करें, जिस आरंभ जैसे आप अपना आज का दिन आरंभ कर रहे हैं, तो उससे पूर्व भी आपको या जब कभी भी आप पासे डालें तो उससे पूर्व 7 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए, 7 बार इस मंत्र को बोलना चाहिए, ऐसा भी ग्रंथों में लिखा है। और आप जैसे जानते हैं कि दुर्गा के 9 अवतारों और 9 भेदों में कुष्मांडा जो है वो 5वां भेद माना गया है, 5वां रूप माना गया है। उस दिन भी हम इस मंत्र का विशेष आग्रह के साथ इस मंत्र का जाप करना चाहें, आप हवन भी कर सकते हैं। कुष्मांड बलि जो है हम देते हैं जो, वैसा कुछ भी हम कर सकते हैं। या उससे जैसे पेठा है उससे हवन भी किया जा सकता है। ऐसी कुछ चीजें आप कर सकते हैं यथासंभव। अ, मैं ऐसी चीजें वैसे कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं इस मंत्र का भी बहुत कम प्रयोग करता हूँ। आप अपने गुरु मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो अभी आज पहले मैं एक कार्य दूँगा, उससे उसके उसी के बीच में मैं कुछ बातें और कहूँगा सामान्य रूप से। अभी जो लोग यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, उनमें सही है क्या? मन सही है। एक बार जी। अगर पुनः किसी माध्यम से कुछ यहाँ पर
समस्या कर रहा है शायद, ऐसा लग रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो मैं आप सभी के लिए पहले ये बोलता हूँ कि लोग आज हम आज हम क्या पढ़ने जा रहे थे? वैसे विषय था कि आज हम लोग मित्र, शत्रु इत्यादि विचार पर बात कर लेते। लेकिन उससे पहले, क्योंकि उसकी पीपीटी में कुछ कमी है, एक रह गई है। एक सामान्य रूप से आपको जो है दिखाया था वो तो आपको पता ही है, वो आप लोग कर भी लेंगे, वो सरल भी है। लेकिन इसमें कुछ और किसी कारण से कक्षा में समय आगे-पीछे भी मैं आपको बता दूँगा। भाव को कैसे देखेंगे इससे पहले, ठीक है? और उसी समय में उस जब से थोड़ा-सा स्पष्ट हो शायद जाए। आपकी आवाज़ जा रही है बीच-बीच में। आवाज़ बीच-बीच में जा रही है? मेरे पास तो जा रही है, बाकी लोगों को सुनाई दे रही हो तो पता नहीं, बाकी लोग जाने हैं, बाकी लोग बताएँ। हाँ, हो सकता है क्योंकि यहाँ सिग्नल थोड़ा कम हो रहा है। आगच्छति नहीं सर, सम्यक् स्पष्ट है आगच्छति। आवाज। आवाज आ रही है। ठीक है। तो अभी आप लोग जो लोग जानते हैं कुंडली निर्माण, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग एक कुंडली बनाइए अभी। पहली आकृति आप लोगों के लिए है सौम्य, रेखा, 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 मतलब 4 बार रेखा। उसके बाद दूसरी आकृति है आपकी शीतांशु, बिंदु, 4 बार बिंदु। तीसरी आकृति है आपकी बोधन, रेखा, बिंदु, बिंदु, रेखा। चौथी आकृति है आपकी वक्र, बिंदु, 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 रेखा। 3 बारी बिंदु, फिर रेखा। ठीक है? इस आकृति इनसे आप एक कुंडली बनाइए और देखिए कि जो हमारा 15वां घर है उसमें क्या हमारे पास कौन सी आकृति आ रही है। और जैसे ही आप लोगों का ये हो जाए, आप लोग मुझे बीच में ही बोल देंगे। उतने समय तक मैं कमलाकांत के लिए कुछ जो बिंदु हैं इनके सामने रखता हूँ। आप लोग उतने में इस कार्य को करिए। कमल महोदय, जो रमल शास्त्र है इसका जो व्यवहार है वो रमल एक आधुनिक नाम है। इससे पूर्व के जो नाम है वो अक्ष विद्या या पाशक विद्या या पाशा, ऐसा इसको कहा गया है। असल में रमल शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है खेल, क्रीड़ा। खेल-खेल में ही हम इस चीज को सीखना है। किस एक प्रकार का खेल है। खेल किनका है? ये बिंदु रेखाओं का खेल है। बिंदु रेखाओं के खेल के द्वारा हम क्या करते हैं? बिंदु रेखा खेल के द्वारा हम विभिन्न तरह के जो प्रश्न हैं या समस्या हैं उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जो चिंतन है, भारतीय मनीषा है, उसका वैशिष्ट्य है। अभी भी जो प्लेवे मेथड आज के समय में जो है वो कुछ-कुछ इसी तरह का है। खेल-खेल में ही समस्याओं को का समाधान हम करने का प्रयास करते हैं। तो रमल भी कुछ हमारा इसी तरह का है। अभी मैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको एकदम से नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँगा जितने तक इन और लोगों का हमारा
कुंडली नहीं बन जाती है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस तरह की हमारी रमल की आकृति होती है। मतलब इस तरह की आकृतियाँ देखिए, यहाँ पर राशियाँ नहीं हैं, यहाँ पे आकृतियाँ हैं और इन आकृतियों की संख्या 16 है। इन्हीं 16 आकृतियों के आधार पर हम किसी प्रश्न अथवा शंका का समाधान करते हैं। अभी आपके सामने जो आकृति दिखाई दे रही है, उसके साथ में ये पीडीएफ आपको मैं भेज दूँगा, ये मतलब पीपीटीज़ में आपको भेज दूँगा। इसके साथ में जो लिखा है, वो इस आकृति के गुण-धर्म इत्यादि हैं। ये तो आप स्वतः ही जान जाएँगे क्योंकि आप ज्योतिषी हैं खुद ही। मनीषा पोद्दार रेज़, हाँ जी, आपका हो गया? जी गुरुजी, मेरा 15वां घर में रेखा बिंदु, बिंदु रेखा। आप ग्रुप में इसको शेयर करें, ताकि जी औरों के गुरुजी। साथ भी क्रॉस हो जाए। तो यहाँ पे जो ये आकृतियाँ हैं हमारे सामने, उन आकृतियों में क्या है, सबसे ऊपर बिंदु है। ये 4 या तो बिंदु हैं, मतलब या तो बिंदु होते हैं या रेखा होती है। तो सबसे ऊपर टॉप में जो बिंदु है, वो अग्नि तत्व का प्रतीक समझा जाता है, उससे नीचे वायु तत्व, उससे नीचे जल तत्व और उससे नीचे पृथ्वी तत्व। इस तरह से ये एक आकृति का स्वरूप है। इसी तरह हमारे पास 16 आकृतियाँ होती हैं और इन आकृतियों के कुछ स्वामी हैं, जो हमारे ग्रह हैं और उसी के अनुसार कुछ-कुछ राशियों के अनुसार ही इसमें हमने नक्षत्रों को जोड़ने की भी कोशिश की गई है। थोड़ा-सा इसमें क्या है कि खगोल भाग जो है ज्योतिष का, वो इसमें पूरी तरह से समावेशित नहीं होता, इसलिए इसमें पूरी तरह से इसको बहुत कहीं-कहीं वैज्ञानिकता की कमी भी इसमें दिखाई देती है हमें। परंतु इतना ज़रूर है कि फलादेश जब हम करते हैं किसी तरह का, तो काफ़ी हद तक हमें प्रश्नों के उत्तर सटीक मिलते हैं। ये तो इसका है। तो इसी तरह की ये आकृतियाँ हैं। इस आकृति का नाम वाग्मी है, ये पहली आकृति, इस तरह से ये दूसरी आकृति। ये आकृतियाँ जितनी भी हैं, इन आकृतियों को मैं भेजूँगा आपको, ठीक है? ये इस तरह की ये 16 आकृतियाँ हैं, इसके साथ गुण-धर्म वगैरह जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मुख्य रूप से हमें क्या देखना होता है? मुख्य रूप से हमें देखना होता है कि हमारी आकृति शुभ है, अशुभ है, ठीक है? निर्गम, आगम। निर्गम का बोलने का मतलब है कि ये जो निर्गम आगम वाला जो कांसेप्ट है, पाशक शास्त्र में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है कि हमारा प्रश्न प्राप्ति का है या हानि का है। अगर हमारा प्रश्न प्राप्ति का होता है और हमारे पास जो आकृति आ रही है, वो भी आकृति कैसी है? वो आगम आकृति है, प्रवेशी आकृति है, तो मतलब हम ये मानेंगे कि हमारा कार्य सिद्ध होगा। और अगर हम हमारा प्रश्न प्राप्ति का लेकिन आकृति हमारी निर्गम वाली आ गई, तो हमारा जो जो भी हमारा इष्ट होगा, जो भी हम मतलब इसमें 2 और तरह यथावत स्थिति का हो जाना, होने के बाद भी शुभ अशुभ वो हमारी जन्म में अशुभ है, तो कृति थी हमारी, तो ज़्यादा परिश्रम से हमारा कार्य सिद्ध होगा। गया है। इ श तरह से है। और
और यहाँ पर हम इतना ही बताया कि कौन सी कितने बिंदु वाली आकृति है इसके बारे में। इसके बाद ये क्रम निर्माण की है, अलग-अलग क्रम है। अवदह क्रम का प्रयोग कहाँ करना है, बहुत-बहुत जगह करते हैं। गुप्त रूप से जो कार्य हम देखते हैं कि आप तो कुछ काम नहीं कर रहे लेकिन काम हो गया, तो इसमें सहायक कौन था? इस चीज़ का पता इस चीज़ इस आ इन इससे लगता है। जब हम कुंडलियों की आकृतियों का इससे गुणा करते हैं, यदि हमें आकृति प्राप्त हो जाती है, कोई समान आकृति प्राप्त हो जाती है, जो हमारी कुंडली में भी थी, वो किस भाव से है, उस भाव के का जो भी अ, व्यक्ति होगा, जैसा भी भाव है, मान लो वो 10वें घर की है, तो 10वां जो घर है वो राजा का घर है, प्रशासन का घर है, तो राजकीय सहायता से हमारा कार्य सिद्ध हुआ, ऐसा हम मानेंगे। कुछ इस तरह की इस चीज़ में इसमें चलती है। अ, इसके बाद मैं आपको सीधा एक जगह लेके चल रहा हूँ। इस तरह की हमारी इसकी कुंडली होती है। इसमें कुछ नहीं है, जो पहला नंबर है, देखो 2 तरह से है इसमें, जब हम क्या बोलेंगे, समानांतर रूप से देखेंगे ना, हॉरिजॉन्टल वे में जब देखेंगे, तो पहला घर अग्नि का, दूसरा वायु का, तीसरा जल का, चौथा पृथ्वी का, फिर 5वां इसी तरह से रिपीट होगा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। इसी तरह से आगे-आगे ये चलते जाएँगे और तत्वक्रम ऐसे ये नीचे को। इसमें बस ध्यान रखने वाली है कि कुंडली बनती कैसे है, थोड़ा-सा और लोगों के लिए थोड़ा-सा समय ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। जो ये 5वें है, ये जो 1, 2, 3, 4 है, ये या तो हम पासे से लेते हैं या संख्याओं के द्वारा लेते हैं। मतलब आप अभी इतना सा समझ लीजिए कि हम पासों से ये 4 आकृतियाँ लेके आते हैं। ये आकृतियाँ कैसे बनती हैं कि पासे पे हम क्या करते हैं, जहाँ पर 2 बिंदु है उसको हम रेखा मान लेंगे, बिंदु को बिंदु की तरह ही रखेंगे। उसमें कुछ कुछ नहीं रखेंगे। यहाँ पर तो आपके पास आकृति आई है पूरी, लेकिन पासे पे इस तरह की आकृति नहीं होगी। पासे जो है हमारे पास वो 2 टुकड़ों में होंगे और 1 टुकड़े में 4 और छोटे टुकड़े होते हैं। तो उन 2 को मिलाकर एक आकृति बनती है। तो ये जो 1 से लेकर 4 तक की आकृतियाँ हैं, ये हम पासे से हमारे को मिली। तत्वक्रम जो सबसे ऊपर है वो अग्नि, उससे नीचे वायु, उससे नीचे जल और उससे नीचे पृथ्वी। अब इसी क्रम को हम 5वें में रखेंगे, मतलब 5वें घर की जो आकृति है वो 1 से 4 तक की जो आकृतियाँ हैं, उनके अग्नि तत्व से बनेगी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जो छठा नंबर की जो आकृति है, वो दूसरा तत्व, जो वायु तत्व है। तो 1 से लेकर 4 तक की जो भी है, बिंदु है, डॉट है, उससे हमारे छठे घर की आकृति बनेगी। क्रम वैसे रखेंगे हम, पहले पहले क्रम पे जो हमारे पास मतलब पहले भाव की जो आकृति है हमारी, पहले भाव की जो आकृति है, उसमें जो तत्व क्रम है, जैसे हम वायु का देख रहे हैं, तो वायु कहाँ से लेंगे हम? 1 नंबर पर क्या है? पहला जो भाव है, उसमें दूसरे क्रम में बिंदु है। तो छठे में भी देखिए, उसका पहले क्रम में बिंदु आ गया। फिर दूसरे में भी बिंदु था, तो छठे में भी बिंदु आ गया। आगे तीसरे और चौथे में रेखा थी, तो छठे भाव का जो जल और पृथ्वी तत्व है, वहाँ पर रेखाएँ आ गई। ठीक है? तो इस तरह से हम इसको बनाते जाते हैं। अब जो इससे आगे हैं वो एक पहले और दूसरे तत्व की जो आकृतियाँ हैं, पहले घर की और दूसरे घर की आकृतियों की आपस में गुणा करने से 9वें घर की आकृति बनती है। इतना ही है, इसको जो आप लिख भी सकते हैं, बिंदु और बिंदु की गुणा होने पर हमें रेखा प्राप्त होती है। रेखा और रेखा की गुणा होने पर भी हमें रेखा ही प्राप्त होती है। अगला नियम है ऐसा है कि रेखा का बिंदु से गुणा होने पर बिंदु या फिर बिंदु की रेखा पे से गुणा होने पर भी बिंदु प्राप्त होता है। इस तरह से फिर आगे की जो आकृतियाँ हैं, जो 9वें घर की आकृति है वो 1 और 2 से बनी। 10वें घर की जो आकृति है वो 3 और 4 से, 11वें घर की आकृति है 6 और 5 से, 12वें घर की आकृति 7 और 8 से और 13वें घर की आकृति 9वें और
10वें भाव से 14वें घर की आकृति 11वें और 12वें भाव से, 15वें घर की आकृति 14 और 13 के आपस में गुणा करने से, और 16वें घर की आकृति जो है वो पहले और 14वें घर की गुणा करने से बनती है। तो अभी बस आप थोड़ा-सा इतना सा ही समझ लीजिए इस चीज़ को, जब हम एक अभी उदाहरण आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, उस उदाहरण से हम देखते हैं कि ये शायद ऊपर इन्होंने लिखा भी होगा, अगर उस क्रम से लिखा होगा तो आपको स्वतः ही समझ में भी आ जाएगा। तो अब ज़रा मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे पास इसमें अभी हम मनीषा जी का जो उदाहरण है उसको देख रहे हैं। अच्छा, आपने इस तरह से इसको लिखा, ठीक है। अभी मैं ज़रा संयुक्त प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या सभी लोगों के पास 15वें घर में बोधन आकृति अर्थात रेखा, बिंदु, बिंदु, रेखा ऐसी प्राप्त हुई है क्या? जी 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 सर। सबको प्राप्त हुई, तब ठीक है। हाँ, और मेरे को लगता है 15वां घर ही लगन होगा सर। अच्छा, हाँ, लगन भी निर्धारित करना था। हाँ सर, एक बार आप चेक कर लीजिए, मुझे 15वां लग रहा है। औरों जब को तक क्या लगा? आप श्योर नहीं मुझे करेंगे तो तो मत 12वां करना। लग रहा है। लग्न निर्धारण आप आज फिर से थोड़ा एक बार स्पष्ट करवा दीजिएगा। ठीक है। मुझे 12वां भी लग रहा है, पता नहीं अभी कुछ कंफर्म नहीं। कमल जी देखिए, एक किसी ने भेजा है, ये 230 नंबर है, शायद पुनीत गुप्ता इनका है, हाँ इन्होंने सर। इन्होंने भी लिखा है, और किसी और ने भी देखा था, मैंने भी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा लिखा था, पर ये मैं व्हाट्सएप से लॉग आउट भारी हो गया। तो इन उदाहरणों को भी अगर जब आप देखेंगे तो थोड़ी सी प्रक्रिया जो मैंने थोड़ा सा बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि इतने थोड़े में सारा कुछ कह पाना असंभव सा ही है, तो क्योंकि विषय भी थोड़ा नया है तो समझ में थोड़ा सा देरी से आता है, देरी से नहीं कह सकते हम, परंतु समय तो लगता ही है कुछ। यहाँ पर धीरज कुमार जी ने भी बनाया है। धीरज कुमार जी ने भी ठीक किया है। इसके अलावा ये भी काफी ठीक है, जो 800 ये 230 नंबर पुनीत गुप्ता जी का है ना, इन्होंने अच्छे ढंग से लिखा है इसको। अब हम लगन निर्धारण का विषय कहा ही अभी कि इसको फिर से बोले, इसी उदाहरण को हम देख रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की जो हमारी 4 जो आकृतियां हैं उनको देख रहे हैं। पहले नंबर की आकृति हमारी जो है, वह जो आकृति है वह क्या है, वह सौम्य है। फिर है शीतांशु, 4 बिंदु है, उसके बाद है हमारी बोधन, और उसके बाद है वक्र, बिंदु बिंदु बिंदु, मतलब 3 वाली बिंदु, फिर रेखा। थोड़ा सा हमारे यहाँ पर 16 भाव होते हैं और 12 भाव प्रमुख भाव होते हैं। प्रमुख रूप से वहीं से ही हम क्या करते हैं, प्रश्नों का विचार करते हैं। आगे के जो 4 भाव हैं वो साक्षी भाव है। इसमें पहले भाव का जो 13वां घर है वो पहले घर से उसका साक्षी भाव है। फिर जो 14वां है वो चौथे का, 15वां है वो 7वें का, और जो 16वां है वो 10वें का साक्षी भाव है। मतलब केंद्र भाव के ये साक्षी भाव है। यदि हमारा लगन इन्हीं में से कोई आ जाता है, या हमारे पास जो आकृति है वो थोड़ी कोई आकृति हमारी आ गई और वो किसी तरह से वो 12 से आगे चली गई, तो जिस भाव में जाएगी हम उस भाव का साक्षी भाव देखकर उस भाव से उसका फलादेश करते हैं। मान लो आपकी जो आकृति है वो 16वें घर में आ गई,
किसी तरह से वो कैसे आती है वो आगे आपको लग ही जाएगा पता। तो अब हम ये मानेंगे कि अब ये नहीं कि 16वें भाव से तो कोई विचार है नहीं, तो हम क्या करेंगे? ऐसा भी है कि पुस्तकों में थोड़ा-सा अंश है दिया हुआ विचार का, लेकिन प्रमुख विषय वहीं पे ही हैं सारे रखे हुए और अति गौण विषय विषय हैं और कहीं-कहीं जो फलादेश इत्यादि जो विषय हैं या जो हम 2 तरह की पद्धतियाँ जो हम प्रयोग में लेके आते हैं, एक फलादेश के लिए सामान्य पद्धति, अधिक अन्य पद्धतियाँ भी हैं। प्रमुख रूप से तो जो पद्धतियाँ हैं वो 3 हैं आपकी फलादेश की। तो उसमें हम फिर इस चीज़ को देखते हैं कि अगर जो हमारा भाव हमारी जो कार्य भाव की जो आकृति है वो आगे चली गई तो फिर हम उससे उसके साक्षी पता लगेगा और उसमें समझ भी नहीं आएगा। रखा है जैसे ऊपर था। अब हम 5वें घर की आकृति बनाएँगे तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वो अग्नि तत्व है, उसको रख देंगे। कैसे रखेंगे? 1, 2, 3, 4 को ऊपर से नीचे की तरह से रख देंगे, जो-जो वहाँ पर था। 1 पे रेखा थी तो 1 रेखा रख दी, 2 पे बिंदु था तो बिंदु रख दिया, 3 पे बिंदु था, तीसरी जगह हमने यहाँ पर नीचे की ओर रेखा रख दी। 4 पे बिंदु था, तो हमने ऊपर से नीचे की ओर बिंदु रख दिया। इस तरह से 5वें घर की आकृति का निर्माण हो गया। छठी घर का भी देख लेते हैं थोड़ा-सा। छठे घर में क्या का निर्माण जो होता है, वो 1 से लेकर 4 तक की जो हमारे घर हैं, उनके वायु तत्व से होता है। तो देखते हैं कि वायु तत्व में क्या-क्या है। पहले घर में रेखा है, दूसरे में बिंदु है, तीसरे में भी बिंदु है, चौथे में भी बिंदु है। अब इसी को हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की क्रम में रख देंगे। मतलब आएगा तब भी अग्नि, वायु तत्व सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब तत्व में मतलब आकृति में वही क्रम तब भी रहेगा, जैसा क्रम यहाँ पर है, परंतु ये क्या है कि यहाँ पर जो क्रम है, वो कैसा हो जाएगा थोड़ा-सा हमारा, यहाँ पर वो भाव के अनुसार होगा, यहाँ पे आकृति के अनुसार हो जाएगा। तो रेखा, बिंदु, बिंदु, बिंदु ऐसे हो गया। बिल्कुल उसी चीज़ को हमने यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम इसको आड़े रूप में रखा था, यहाँ पे हमने इसको खड़े रूप में रख दिया, ऐसा समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये आकृतियों का यहाँ पर इन्होंने निर्माण किया है। 7वें घर का जो निर्माण है वो भी ठीक है। 8वें घर का निर्माण जो है वह भी ठीक है। अब देखो इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि जो 9वां घर है उसमें लिख दिया कि 1 और 2 को की गुणा करने से बनता है। तो ये अच्छा है, आप लोगों के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। तो हम भी कर लेते हैं निर्माण क्योंकि सब जगह बिंदु दोनों आकृतियों में क्या है 1 और 2 में बिंदु और रेखाएँ हैं। तो बिंदु और रेखा की गुणा करने से हमें बिंदु ही प्राप्त होता है। तो बिंदु वही आकृति जो दूसरे नंबर की आकृति है वही यहाँ पर आ गई। चौथे और तीसरे का गुणा किया, बिंदु का रेखा से गुणा करने पर बिंदु, बिंदु, बिंदु की गुणा करने पर रेखा, फिर बिंदु, बिंदु की गुणा करने पर रेखा, उससे नीचे रेखा की रेखा से गुणा करने पर भी रेखा हमें प्राप्त हो गई, तो हमारी ये आकृति बन गई। छठे और 5वें घर की जो आकृति है उसको हम देखते हैं, उनका आपस में गुणा करते हैं, रेखा की रेखा से गुणा करने पर रेखा ही प्राप्त हो रही है, उससे नीचे बिंदु है, उनकी आपस में करने पर रेखा, बिंदु की रेखा से गुणा करने पर बिंदु और रेखा की रेखा से गुणा करने पर रेखा हमें प्राप्त हुई, तो ये आकृति हमारी बन गई। ये भी ठीक है। 8वें और 7वें की परस्पर गुणा करने पर रेखा हो गई, दूसरे में बिंदु की बिंदु से गुणा करने पर रेखा हो गई। आगे एक रेखा बिंदु है, रेखा बिंदु की गुणा करने पर हमें बिंदु ही प्राप्त होता है, तो हमारे पास बिंदु यहाँ पर आ गया। 9वें और 10वें की गुणा करने से हमें 13वें घर की आकृति प्राप्त होती है, ठीक है? तो रेखा बिंदु-बिंदु की आपस में गुणा करने पर रेखा, बाकी 3 बिंदु और 3 रेखाएँ इनकी गुणा करने पर तो हमें बिंदु ही प्राप्त हो गया, ये भी ठीक है। 12वें और 11वें की परस्पर गुणा करने पर हमने क्या देखा कि रेखा की रेखा से गुणा करने पर रेखा, रेखा की रेखा से गुणा करने पर रेखा और बिंदु की बिंदु से गुणा करने पर रेखा और बिंदु की रेखा से गुणा करने पर रेखा प्राप्त हो रही है। अब हम गुणा करेंगे 13 और 14 की। 13 और 14 की गुणा करने पर रेखा की रेखा से गुणा करने पर आ गया रेखा।
रेखा की बिंदु से गुणा करने पर बिंदु, रेखा की बिंदु से गुणा करने पर बिंदु और बिंदु की बिंदु से गुणा करने पर रेखा आ गई। इसके उपरांत हम गुणा करेंगे 16वें भाव के लिए 15वें और पहले की, तो रेखा की रेखा से गुणा करने पर रेखा हो गई। फिर आगे इसमें ऊपर चारों जगह रेखा है, तो बिंदु की जब रेखा से गुणा करेंगे तो बिंदु, फिर नीचे वही स्थिति है, वहां पर भी बिंदु, अंतिम में रेखा है तो यहाँ पर भी बिंदु हमारे पास रेखा ये हमारे पास आती है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात फिर से कह रहा हूं कि हम 15वें भाव की आकृति को ध्यान से देखेंगे। उस आकृति में हम क्या कर देखते हैं कि हमारे पास 3 बिंदु या 3 रेखाओं वाली आकृति कभी भी प्राप्त नहीं होती है 15वें घर में। यदि ऐसा है तो हमारे कुंडली निर्माण में कहीं त्रुटि हुई है, तो हमें अपनी गलती को सुधार करके उसको ये देखना है कि हमारे पास 2 बिंदु या 2 रेखाओं वाली आकृति आनी चाहिए। 2 बिंदु 2 रेखाएं या फिर 4 बिंदु 4 रेखाएं, इस तरह से ये आकृति हमारे पास प्राप्त होती। कुल 8 तरह की आकृतियां ही हमारे पास इसमें प्राप्त होती हैं 15वें घर में। उसमें भी हम जो 2 आकृतियां हैं हमारी उनको तो हम छोड़ ही देते हैं। मतलब जो सौम्य और शीतांशु है, ये जो 2 आकृति हैं इनको हम फलादेश के लिए नहीं लेते हैं सामान्य रूप से। चलिए, अब यहाँ से लग्न निर्धारण के विषय में पूछा गया था कि लग्न निर्धारण करना है तो कैसे करें। तो प्रत्येक आकृति, कोई भी आकृति है, उसमें तत्व क्रम है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। हम इतना ध्यान रखें 15वें घर, ये एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे और ऐड कर रहा हूं, ये ऐसे बाद में बोलनी थी। ये जो विधि है, ये है बिंदु चालन विधि। इसमें क्या करते हैं, बिंदु की को गति देकर हम कार्यभाव की आकृति को लेके आते हैं। एक है कि सीधा सीधा जैसे जहां पर 1 नंबर है उसको लगन, दूसरा नंबर माना उसको हमने द्वितीय भाव, तृतीय भाव, जिस क्रम में है उसी क्रम में जो आकृति उसी को ही हमने लगन मान लिया। इस तरह से भी फलादेश किया जाता है। और जो अभी ये रमल, नवरत्नम है, नवरंगम इत्यादि जो ग्रंथ है, वो इसी पद्धति से ज्यादातर कार्य उसमें किया गया है। उसमें ज्यादातर आकृतियों के परस्पर गुणन को ही ज्यादा बल दिया गया है। और जगह भी होता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता है। जो बिंदु चालन गति, उसमें आकृतियों की परस्पर गुणा नहीं होती है, लेकिन उसमें लगन को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु को गति देते हैं और द्वितीय बिंदु को देते हैं गति, दूसरे बिंदु को। दूसरे बिंदु का बोलने का मतलब है, पहला बिंदु अग्नि तत्व का है, उसको कभी भी हम गति नहीं देते। कभी भी गति देते हैं मतलब सामान्य रूप से नहीं देते हैं। कहाँ देते हैं फिर, मुख प्रश्न में देते हैं। तो उसके बाद क्या है, द्वितीय बिंदु को हम गति देते, तो हमारे पास बिंदु 3 ही हुए। या तो हम यहां पर हमारे पास जल तत्व का बिंदु है, इसको हम गति देंगे। ठीक है, तो हम ये जो 15वें घर की आकृति है, ये 13 और 14 को से मिलकर बनी है। तो हम ये देखेंगे उसी क्रम में, ये तीसरे क्रम में है जल तत्व। तो ऊपर जो ये 2 आकृति हैं 13वीं और 14वीं, उसमें तीसरे क्रम में क्या, किस आकृति में बिंदु है, ये देखेंगे हम। तो कहां मिला हमें, हमें मिला 13वें घर में बिंदु। क्योंकि यहाँ पे बिंदु 13वें और 14वें दोनों घर की तरफ जा सकता है। अगर ये दोनों जगह बिंदु होता तो हम दोनों जगह चेक करेंगे। अगर ये एक ही तरफ है तो फिर एक ही तरफ से चलेंगे हम। जहां पर हमारे को बिंदु मिल गया, हम वहां से राइट और लेफ्ट ले लेंगे। ठीक है, अब 13वें घर पे हमारे पास बिंदु मिल गया हमारे को जल तत्व की जगह। इन्होंने इसको सर्कल किया है रेड से, बहुत अच्छा किया है। अब आप इसको देखिए, इसका निर्माण किससे हुआ है, 10वीं और 9वें घर की आकृतियों की परस्पर गुणा करने से इस आकृति का निर्माण हुआ है। तो अब क्या हुआ,
अब हम इसमें देखेंगे कि तीसरे क्रम में कहां पर बिंदु है। तो 9वें घर की जो आकृति है उसमें हमारे को क्या मिला, बिंदु मिल गया। तो हम इसको हम 10वें घर में नहीं जाएंगे, फिर हम 9वें घर में जाएंगे। अब 9वां जो घर है हमारा, उससे हम ऊपर की तरफ को चलेंगे। वो किससे बना है, पहले और दूसरे से बना है। तो हम देखेंगे कि तीसरे क्रम में कहां पर हमारे पास जल तत्व की जगह पर बिंदु है। तो कहां पर है, दूसरे में है। तो यहां पे पहुंच गया हमारा बिंदु, मातृ पंक्ति में हमारा बिंदु पहुंच गया है। अब हमने देखना है कि ये हमारे यहां से दाएं बाएं जा सकता है कहीं, एक में नहीं जा सकता। एक में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि रेखा है। रेखा आगे होने पर बिंदु की जो गति है वो रुक गई, तो वहां नहीं जा सकता। लेकिन 3 में जा सकता है। ठीक है, 3 में जा सकता क्योंकि रेखा वहां पर हमें प्राप्त हुई। ठीक है, अब क्या है अब हमने यहां निर्धारित करना है कि 2, 4, 3, 4 में से लग्न किसको माने। पहले तो यहीं पे निर्धारित करते हैं। दूसरे घर की जो आकृति है वह है आपकी 4 बिंदु वाली आकृति। यह आकृति जो है ये फलादेश के लिए हम ज्यादा अच्छा नहीं इसको मानते, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उससे आगे तीसरे क्रम की जो आकृति है ये किस तत्व की है, वायु तत्व की। हैं? सर जल तत्व की। जल तत्व की हम है। देखिए नीचे जो 15वें घर की आकृति थी हमारी, वो जो बिंदु था वो हमारा जल तत्व का है। और ऊपर जाके तीसरे घर में जो आकृति हमारी बनी वो भी हमारी जल तत्व की हुई। तो एक तो ये हो गया। चौथे में नहीं जा सकते हैं, चौथे में जाते हैं, लेकिन चौथे में क्यों नहीं गए, एक तो हम यहाँ पे मित्र शत्रु भाव भी देखते हैं। ठीक है, यद्यपि चौथा घर जो है वो जल तत्व का मित्र है, परंतु 3 बिंदु है। 3 बिंदु 3 रेखा वाली आकृति को हम नहीं लेते हैं, उसमें उसको हम फलादेश के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उसको भी नहीं हमने लिया। तो अब हमारे पास तीसरा घर जो है वह लग्न बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब उसके लिए और चीजें देख सकते हैं हम। क्या देखें फिर इसके लिए, हम ये देख सकते हैं कि ये जो आकृति है ये किस तत्व में गई है। बिंदु हमने, हमारा जो बिंदु था वो जल तत्व का था और जल तत्व के घर में ही जाके रुका, बल प्राप्त हो गया बिंदु को। इसलिए तीसरा जो भाव है हमारा इस कुंडली में लग्न बना। यहां पर शंका होती है कि ये जो 15 क्यों नहीं है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये ऊपर की 1 से 8 तक अगर जो हमारे पास मिलती है तो ज्यादा अच्छा होता है हमारा लगन। दूसरे नंबर पर जो आकृतियां हैं हमारी, वह जैसे क्या है कि ज्योतिष में एक ग्रह जैसे सूर्य है, सूर्य यदि लग्न भाव में तो दूसरी जगह नहीं मिलेगा, सूर्य बस वो लग्न में ही रहेगा। लेकिन जो पाशक शास्त्र है उसमें अगर कोई आकृति लग्न में है, मतलब पहले घर में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह नहीं मिलेगी, वो मिल सकती है। वो 1 से ज्यादा बार भी मिल सकती है, वो 4 बार भी आ सकती है। दूसरा, ज्योतिष में एक भाव में एक से ज्यादा ग्रह हो सकते हैं, लेकिन पाशक शास्त्र में एक भाव में एक ही आकृति होती है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, हमने क्या देख लिया, तीसरे भाव को हमने लगन मान लिया। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? सर अगर हम मात्रिक पंक्ति में चले गए तो हम नीचे वाली में मत, यानी कि 12वें की क्या स्थिति रहेगी, क्या उसको क्या, हाँ क्योंकि मैंने भी उसको हल्का सा लाइन करके छोड़ा और मैडम एक और हैं उन्होंने भी किया उसको, मतलब 12वां क्यों नहीं कंसिडर किया ये बताइए। क्योंकि हमारा जो बिंदु था ना वो 13वें घर पे आया ना, उसके बाद वो 9वें घर में गया। तीसरे बिंदु को गति दी है ना हमने, जल तत्व के बिंदु को गति दी है।
अब देखिए कि 10वां जो घर है वहां पर जल तत्व की जगह पर रेखा है, तो वो बिंदु उस तरफ को गति उसकी रुक गई। यानी वो वहां से उसको क्रॉस नहीं करेगा अगर नहीं, रेखा आ अगर गई रेखा तो। आ गई तो क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब अच्छा, देखिए बिंदु में वही आ गया ना, बिंदु को गुणा करने पर रेखा प्राप्त होगी, उसमें एक और बिंदु, हमारे पास दो ही चीजें हैं, या तो हम दो बिंदु जो है उससे हम रेखा बनाते हैं या फिर बिंदु ही रखते हैं। एक बिंदु देव जी, जोड़ने से वो जल तत्व को ही गति क्यों दी, वायु को क्यों नहीं? हाँ, दूसरे बिंदु को गति देनी है ना बिंदु। हाँ, यहाँ पे ये शंका हो सकती है कि दूसरे दूसरे नंबर नहीं, दूसरे बिंदु को देनी है। द्वितीय बिंदु जो होगा, आकृति में दो बिंदु हो सकते हैं कोई भी, ठीक है, जैसा पहले बताया कि समाकृति होगी, तो उसमें जो दूसरे क्रम का बिंदु है, ना कि दूसरा ही बिंदु। अच्छा, रेखा को भी इसमें गति नहीं देंगे, इसमें सिर्फ नहीं बिंदु नहीं को ही गति नहीं देंगे। नहीं, बिंदु को, क्योंकि नाम ही इसका बिंदु गति है ना, इस विधि का ही नाम बिंदु गति विधि है। बिंदु गति विधि से लगन निर्धारण करना। अच्छा अच्छा। आचार्य जी, वो नवम में 4 बिंदु होती है ना, तो आगे क्या हाँ जी। वहां भी जल तत्व में जा सकती है क्या बिंदु? गति तो गई ना, प्रसारण तो हुआ ना। नहीं, प्रसारण दे सकते हैं क्या वो, क्योंकि वो 4 बिंदु होने के कारण वहां भी जा सकती है क्या? गया ही है वहां तो। ठीक है। हाँ जी, वहां तो गया ही है। सर यहाँ पे एक छोटा सा और है, जी अगर 5वें में जल तत्व में रेखा नहीं होती तो ये क्या कुंडली के दूसरे भाग में भी प्रवेश कर सकता था? जी 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 जी, जा सकता था। जी, धन्यवाद सर। वहां पर फिर हम ये देखते हैं कि हमने इस तरह से जब हम देख रहे हैं ऊपर, तब हम ये देखते हैं कि हमारा जो बिंदु है वो किस तत्व का चला है। जैसे यहाँ पर जल तत्व का बिंदु चला है, तो ऊपर हमने क्या करना है, या तो मित्र घर, इसका जो मित्र है पृथ्वी तत्व के जगह पे देखेंगे, या अपना ही तत्व देख लेंगे इसका, ठीक है। अपना ही तत्व मतलब अपने ही घर को देख लेंगे, या तो पृथ्वी देख लेंगे या जल देख लेंगे। सम भी देख सकते हैं हम, ठीक है, परंतु सम में बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता, फिर हमारा जो बिंदु है वो मतलब लगन जो है वो बल उसका नहीं रहता है। ये मित्रता भी सर एक बार दोबारा लिखवा दीजिएगा। मित्रता के विषय में मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ एक दो चीजें और हैं। दो तीन तरह से हम मित्रता देखते हैं, बहुत सामान्य से है ये वैसे तो ना, लेकिन एक अग्नि मित्रता है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। इसलिए मैं उसको फिर कल आपको बताऊंगा। जी सर। चलिए ये जी 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 मोहन। जल तत्व में 15 नंबर की आकृति में जल तत्व की जगह रेखा होती तो? अगर जे रेखा होती है मतलब फिर तीन रेखा अगर जे हो जाती है, ऐसा बोल रहे हैं, आकृति में 3 रेखा हो जाएंगी ना फिर तो। नहीं नहीं, केवल जल तत्व के स्थान पर, और ऊपर पे अग्नि तत्व के स्थान पर बिंदु होता। दूसरा, हाँ, अग्नि तत्व के स्थान पे बिंदु होता, और वायु तत्व के स्थान पर भी बिंदु है। हाँ, जल तत्व में रेखा होती। हाँ, तो ऐसी अवस्था में हम वायु तत्व, ऐसी अवस्था में वायु तत्व का जो बिंदु है उसको गति देते हैं। जी ठीक, जी धन्यवाद। जी जी। सर मेरा एक प्रश्न है, जैसे मात्रिक पंक्ति में आप जा रहे हैं तो मेरा कॉमन प्रश्न है कि जब भी हम रेखा को गति देते हैं, ये चौथे नंबर में जो आकृति बन रही है मेरी, जैसे बिंदु 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 रेखा, तो अब हम यहाँ पे अगर जल तत्व में जाना चाहेंगे तो ये 3 बिंदु के कारण हम नहीं जा पाएंगे, ये भी सही है? हाँ, 3 बिंदु की आकृति को फलादेश के लिए अच्छा नहीं कहा गया है, इसलिए और नहीं उसी के जाते हैं। साथ मैं ये पूछ रही हूँ कि छठे और 7वें में भी ऐसा है, एक आकृति है जैसे रेखा बिंदु बिंदु बिंदु, तो इस कारण से भी ये दोनों में भी नहीं जाएगा अगर हम इसको कंसीडर करें तो? नहीं, ये विषय वैसे पहले आ गया था कि 5वें घर में देखिए जल तत्व की जगह पर रेखा है, तो वहां पर बिंदु को गति प्राप्त नहीं है, उस ओर को गति प्राप्त नहीं हुई, गति हाँ, रुक गई है। वो तो मैं कॉमन समझ गई सर, उधर नहीं जाना है मुझे, पर एक बार मैं ऐसा पूछूं, छठे भाव का जब अगर आता है, मान लो ये छठे भाव की आकृति इधर आ जाती है मात्रिक में, तो वो भी 3 है नीचे हाँ हाँ बिंदु, हाँ, तो वो भी मतलब हम इस नहीं तरह की लेंगे? आकृति अगर जे
चौथे भाव में आ जाएगी, इसका हाँ, अपोजिट तो हो भी गया हम ना नहीं, ये। हाँ, जी सर, तो तो हम भी ये नहीं नहीं लेंगे, करते। उसको कंसिडर हाँ, करेंगे। नहीं नहीं करते। ठीक है सर, यही प्रश्न था मेरा। अब हम यहां से कार्यभाव निकालेंगे, कार्यभाव की आकृति। कार्यभाव की आकृति निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? कार्यभाव की आकृति निर्धारण करने के लिए हमें सोपान पंक्ति में जाना होगा। जिस वर्णन कर रहे हैं उस चित्र को प्रेजेंट भी कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको ही देख लेते हैं। अभी आप लोग हमारा जो लगन की आकृति कौन निर्धारित हो गया ना, लगन हमारा तीसरे नंबर का आ गया था कुंडली में, ठीक है। अब मेरे पास कुंडली नहीं है, आप ध्यान रखना, मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है कुंडली का। तो अब हमने वहां से निर्धारित करना है। मान लो हम चाहते हैं पांचवें भाव के बारे में जानना, कुछ प्रश्न है पांचवें भाव से संबंधित, वो हम पहले देख लेंगे कि हमारा प्रश्न किस भाव से संबंधित है। मान लो हमारा पांचवें भाव से संबंधित प्रश्न है। अब हमने निर्धारित करना है कि लगन से हमारा पांचवा भाव कहां पर है। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या कहा? जल तत्व का था, और जल तत्व में हम उसी आकृति को ढूंढे। जल तत्व में उसी आकृति को खोजे। लीना, हाँ जी सर। अब जल तत्व में तृतीय ढूंढे। सर आकृति 15वें घर ढूंढे या तीसरे घर जिसे लगन माना उसको ढूंढे? आपकी आवाज जल तत्व में तृतीय आती है सर। जल तत्व में तृतीय कि हमारी जो आकृति बनी वो जल तत्व की थी, बिंदु भी हमारा जल तत्व का था। आपने ये ध्यान रखना, जिस बिंदु को गति दी है ना आपने सोपान पंक्ति में, उसी बिंदु को ढूंढना है आपने। हाँ, वो होता है जल तत्व में तृतीय स्थान में लिखा है उसमें। हाँ, ये आकृति, इसमें वही आकृति जो हमारी लगन की आकृति है वो जल तत्व में तीसरे क्रम में है। हाँ, सबको पता लग रहा है इसके विषय में? जी जी जी। अब देखिए, हमने पांचवा भाव निकालना है, तो ये इस समय ये तीसरा, इसको हम एक मान के गिनना करेंगे, मतलब इसको एक मानो। तो इससे आगे क्या होगा? अब इससे गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5। जो जल तत्व में सातवें क्रम की जो आकृति है, यह आपकी आकृति। अब कुंडली खोलनी पड़ेगी, मैं जरा इसमें व्हाट्सएप में खोलता हूं, मोबाइल में खोलता हूं। अब देखिए, यह आकृति हमारे पास कहां कहां है कुंडली। यह आकृति हमारे पास छठे और सातवें भाव में है। सर आपका चार्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, छठे सातवें भाव में। तो मैंने व्हाट्सएप अब
हाँ, कुंडली देखिए अब आप। आपको ये पता लग गया कि हमारा जो यहाँ पर 5वें क्रम की आकृति जो है, वो है रेखा, बिंदु, 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 कवि। ठीक है? अब ये आकृति जो हमें प्राप्त हुई, इस आकृति को अब हम कुंडली में जाके देखेंगे कि ये कुंडली में है या नहीं है। देखिए यहाँ पर ये 2 स्थानों पे प्राप्त हो रही है। छठे और सातवें। छठे और 7वें भाव में हमें यह आकृति प्राप्त हो रही है। सर ठीक है? ऊपर नीचे 13वें में भी आ रही है। 13वें में भी आ रही है। हाँ, 13वें में आ जाएगी, 3 जगह है हमारे पास ये। हाँ उसमें जी, भी कोई समस्या नहीं। मैंने बोला ना कि एक आकृति एक के बाद एक से ज्यादा बार वह कुंडली में हो सकती है। तो 13वीं की तो समस्या नहीं है। ठीक है? वो तो आप उसको आप छोड़ दीजिए, ये तो पहले भाव का साक्षी, ये तो साक्षी भाव आ गया। अब यहाँ पर हम किसको देखें, किसको माने, 6 को माने या 7 को माने? तो इसमें एक आश्रय क्या होता है, केंद्र बली होता है हमेशा हमारा। केंद्र की जो आकृतियां हैं वो ज्यादा बली या शुभ भाव माने जाते हैं। तो उस अवस्था में हम 7 को क्या मान लेंगे, 5वां घर की मान लेंगे। तो अगर जैसा गणना भी करते हैं तो 1 2 3 4 5, यहां से तो खैर गणना करके भी आ जाता है ये 5 ही, परंतु कई बार क्या होता है कि तीसरे से, मतलब जैसे यहाँ पे तीसरा था ये हमारा लग्न, तो चौथा ही आपके 5वें भाव की आकृति आ जाती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ संयोग इस तरह से है कि यह गणना से भी ये 5वें क्रम पे बन रही है आकृति। अगर जे आकृति एक से ज्यादा बार कुंडली में है तो आकृति को बल प्राप्त हो रहा है। ठीक है? अब मैं एक और बात थोड़ी सी बोलूंगा, और इस विषय को हो सकता है कि ये विषय जो हमारे लिए थोड़ा सा अभी समझने में, या थोड़ा सा हम इसको, हमारे को ये डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो अभी एक और चीज इसमें जोड़ रहा हूं मैं साथ साथ में, ताकि आप सोपान पंक्ति के विषय में एक और चीज जान लें। देखिए यहाँ पर सोपान पंक्ति जो मैंने देखी, मैं आपको, जो आपको चित्र स्क्रीन दिख रहा है सामने, उस पे देखिएगा। सोपान पंक्ति में प्रत्येक तत्व के 8 घर हैं। मान लो हमने 12वें घर को ढूंढना है। इसमें कुल मिला के 32 आकृतियां हैं। कुल मिलाकर 32 आकृतियां, मतलब 32 संख्या, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब मान लो हमारी जो आकृति है वो 11वें भाव की है, तो अब कैसे ढूंढना, उसी को ढूंढते हैं। जैसे जल तत्व की हमने देखा था ना, लगन, तो लगन हमारा जल तत्व में तीसरे क्रम पे आई थी वो आकृति। इससे आगे हम अब हमें क्या करना है, 11 ढूंढने। तो जो तीसरे नंबर की जल तत्व की तीसरे नंबर की आकृति है वो फर्स्ट नंबर की हो गई। अब उससे आगे गिनना शुरू करेंगे। यहाँ पर यहाँ से पेन कहाँ से आ जाएगा ताकि मैं आपको लिखा के बताता। चलिए कोशिश करता हूं मैं इसको। नहीं, ये कुछ ऐसे समझने का कोशिश कीजिएगा आप। मैं ये थोड़ा सा, हाँ, ये थोड़ा सा अभी आपको दिखेगा शायद अलग से। ये 1 नंबर है अभी। ठीक है? तो 1, इससे आगे को बढ़ेंगे 2 3, ये मैं जो क्लिकिंग कर रहा हूं ये आपको लग रहा है पता? जी पता चल रहा। जी पता चल रहा है। 4 5 6, वापिस आ जाएंगे इसी तत्व में, 8 9, इसको तो हमने गिन लिया। ठीक है? अब अगले तत्व में चले जाएंगे। 10, हमने 10वें घर की बोला था कि 11वें घर की बोला था? 11वें बोला था। 10 11, तो
ये हमारा 11वें नंबर की आकृति हो गई। फिर ये हमारी मतलब कार्य भाव क्या, ये हमारी आकृति आई फिर 11वें नंबर के लिए। सर इसमें तत्व चेंज हो जाएगा? हाँ, तो क्योंकि एक पंक्ति में, सोपान पंक्ति में एक तत्व के पास तो 8 ही घर है ना, उससे ज्यादा तो उसमें है ही नहीं, मतलब 8 ही आकृतियां हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसमें गणना के लिए ये विधि है। फिर अगले तत्वों में हम जाएंगे। यहाँ पर जैसे पृथ्वी तत्व है, इससे आगे अगर ये गणना करनी होती तो हम क्या, हमारे ये पहला नंबर है 8 यहाँ पर आ जाता हमारा, वापस घूम कर एक राउंड पूरा लग जाता। अब उससे अगले तत्वों में जाते हम तो सीधे ही अग्नि तत्वों में यहाँ पे चले जाएंगे ऊपर दूर, उसके लिए 9, 10। कमल जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, कमलकांत जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी, हाथ खड़ा मैं किए। ये पूछना चाहता हूँ, आपने जो 1 से शुरू किया था, एक बार उसको ऐसे ही गिन के शुरू करें तो अच्छा 11 अभी आपका नीचे कैसे आया शुरू? हाँ, 1 वो तो अब क्या करेंगे, कर ली है उस पहले तो उसी तत्व में 8 पूरा 4, 5, 6 लिया हमने, 7, 8। अब ये तत्व पूरा कंप्लीट हो गया सोपान पंक्ति में, सोपान पंक्ति में। अब अगले तत्व में चले जाएंगे, ठीक उससे अगला तत्व जो है उसको ले लेंगे। तो उसमें कहां से शुरू से नहीं करेंगे, पहली आकृति से नहीं शुरू करेंगे, जहां पर हमने छोड़ा बिल्कुल ठीक उसके नीचे आ जाएंगे। तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। ये हमारी आकृति बन गई। जी, ठीक है, धन्यवाद। अभी आप लोग क्या करें, उदाहरण आपके पास है, जिसको तो लगन बनाना आ गया उसके लिए तो समस्या नहीं है। जो लगन बना रहा है या कुंडली बनानी जिसको आ गई है उसको तो समस्या नहीं है। वो तो उसी उदाहरण से आप ऐसा कर लें कि जैसे चौथा भाव हो गया, 10वां भाव हो गया, 12वां भाव हो गया, ठीक है। ये हमारे प्रश्नों पे निर्भर करता है कि हमने कौन सा भाव का चयन करना है, किस तरह का भाव हमारा रहता है। मैं कुछ इसके विषय में भी आपको लिख के भेजूंगा कि हम प्राय समान ही है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ एक अंतर है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ हमारे पास तो चौथे भाव से पिता का विचार और 10वें भाव से माता का विचार करते हैं, ऐसा ग्रंथों में भी लिखित है। बाकी चीजें लगभग लगभग वैसी वैसी ही हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ चीजों में थोड़ा थोड़ा पुस्तकों में भेद पड़ता है, तो उस भेद को हम तर्क के अनुसार पर थोड़ा सा अपना जो हमें लगता है कि हाँ ये तर्क सही है, उसके अनुसार हम उसको देख सकते हैं। बाकी अगर जो आप चाहें तो जैसा का जैसा ज्योतिष में विचार, भावों का विचार है, बिल्कुल वैसा का वैसा भावों का विचार आप यहाँ भी ला सकते हैं, सिर्फ चौथे और 10वें भाव का जो मैंने कहा उसको छोड़कर। यद्यपि वह भी विचारणीय विषय है कि वहां पर चतुर्थ भाव में ऐसा क्यों किया गया है, ये ऐसा ही क्यों किया, बाकियों को क्यों नहीं किया। फिर अगर जब बदलना होता तो और जगह भी, लेकिन कुछ जगहों पे है ऐसा जो थोड़ा सा इसमें मतलब ज्योतिष में और पाशक शास्त्र में थोड़ा भेद पड़ता है, और जगह भी कहीं कहीं इसमें देखा जाता है। तो उन चीजों को जब हम आगे देखेंगे तब उन विषयों में बोलेंगे। अभी यहां तक यही है कि हम सोपान पंक्ति की सहायता से कार्य भाव की आकृति का निर्धारण करते हैं। लग्न की आकृति का निर्धारण होने के पश्चात हम क्या करेंगे, सोपान जिस तत्व को हमने गति दी, अब देखिए हमने 3 ही बिंदुओं को गति देते हैं हम, अग्नि, वायु, पृथ्वी, वायु, जल, पृथ्वी। तो सोपान पंक्ति में भी हम अग्नि तत्व तो हमारा बिल्कुल खाली हो गया। वो किस अवस्था में आएगा, जब हम
हमारा जो भाव है वो 8 से ज़्यादा होगा। 8 से आगे का जो भाव होगा हमारा, उससे पहले का होगा तो उसी तत्व में आ जाएगा। उसी तत्व में हमें हमारी वो आकृति जो है लग्न कार्य भाव की जो आकृति है या अभिष्ट आकृति जो है हमारी, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हाँ जी, बोलिए। सर यहाँ पे जितना हमने भी किया है इसमें मेरे 1-2 डाउट्स हैं। जी। सबसे पहले तो हमने इस जो अपना सोपान पंक्ति अपना कॉल है पूरा चार्ट, इसमें जो अभी ढूंढा हमने तीसरा जो कुंडली के अकॉर्डिंग है वो 15वां ढूंढना है या तीसरा ढूंढना है जिसे हमने लगन निर्धारित किए? हमने लगन तीसरा माना ना अभी। हाँ जी, तो लगन की आकृति को ढूंढेंगे। हाँ, लगन की आकृति को यहाँ से लगन की आकृति इस तत्व क्रम में देखेंगे कि वो कहाँ पर है। वहां यहाँ पे हमारा काम देखिए, सोपान पंक्ति में हमारा क्या काम है, कार्य भाव को ढूंढना, लगन को नहीं ढूंढना है हमने। लगन से तो लगन की आकृति से तो हम गणना आरंभ करते हैं। हाँ, लगन की आकृति तो एक बार ढूंढनी पड़ेगी ना, कहाँ पे है इस कॉलम में, वहीं से गणना शुरू करेंगे। हाँ जी। मतलब हम एक्चुअली क्या है, जो हमारी ये कुंडली हमने अभी एग्जाम्पल वाली बनाई हुई है, इसमें 15वें और तीसरे घर की सेम आकृति है। इस वजह से कंफ्यूजन हुआ। मतलब मैं 15 ढूंढ रही हूँ या मैं तीसरा ढूंढ रही हूँ? नहीं, देखिए अभी 15वें घर में और तीसरे घर में समान आकृति है। हाँ, आकृति में भेद तो नहीं है ना? जी नहीं। जब आकृति में भेद नहीं है हमारे पास, तब सोपान पंक्ति में उसके ढूंढने, किसको ढूंढे, 15वें को ढूंढे, तीसरे को ढूंढे, ये प्रश्न नहीं उठता, पहली बात। ठीक है जी। और अगर जो हम 15वें को भी लगन मान के चले, तब भी हमने यही आकृति को ढूंढना था इस उदाहरण के अनुसार। जी ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है। हमने उसके बाद कार्य भाव 5 गिने और वो 7वें में आ गया इसी पंक्ति में। हाँ। अब वो वाली आकृति हमें कुंडली में ढूंढनी थी जो हमें 6 और 7वें घर में प्राप्त होती है। हाँ। अब इसमें से कार्य का आप कह रहे थे कि भाव एक निर्धारण करना है, 6 करेंगे या 7, वो मेरे को नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा और है, एक बार मैं भी इसमें थोड़ा सा और देखूंगा, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि शुभ भाव कौन सा है, उसको हम मान के चल पड़ेंगे। क्योंकि हमारा क्या है, हमने हमारा मतलब देखो, 2 चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। लगन हमारा बल, लगन की जो आकृति है उसको बल मिले, एक उसको देखते हैं हम। ठीक है, वैसे ही हम कार्य भाव की आकृति को भी बल देने की कोशिश करते हैं। जी। तो में अगर हम जल तत्व को ही जैसे चालन में ले रहे हैं शुरू से, तो फिर 7वां भाव हो गया क्योंकि वो जल है। नहीं, हाँ वैसा भी ले सकते हैं। ठीक है, उस दृष्टि से भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे पीछे वाला, हम ये भी सही हो सकता है बिल्कुल। उससे पीछे जो है हमारे पास जल है, उससे पीछे वायु है, और वायु और जो जल है हमारे, ये आपस में वायु अग्नि संभव है इनमें आपस में। हाँ ठीक है, तो इसको हम वैसा का वैसा ही, ये आपने सही कहा। वैसे ये आपने सराहनीय बात की। थोड़ी सी मेरी शंका जो थी, आपने इसका शंका का लगभग आपने सटीक सा और तर्क संगत इसका उत्तर दिया है, इसलिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। मैंने तो तुक्का ही लगाया है। चलो जैसा भी वो तीर ये लग गया। सही है, ऐसा धन्यवाद। सही होना चाहिए इसको, क्योंकि जल तत्व जो है वो हवाई तत्व में जाकर हो जाता है। क्योंकि जब एक पॉइंट सर समझ में नहीं आता ना, तो आगे वाले मेरे को समझ नहीं आते, वहीं दिमाग अटक जाता है वो मेरा ना। ठीक है, अच्छी बात है। आपके द्वारा हम सभी का ज्ञान थोड़ा सा और पुष्ट हुआ और तर्क हमारे ज्ञान में लगा। अब ये 7वां जो हमने इसमें ढूंढ लिया, इसको फिक्स कर लिया, अब इसका क्या करना है?
अब ये हमारे इसके प्रश्न के अनुसार देखेंगे ना हमारा कि हमारा प्रश्न किसके अनुसार है। अब इस आकृति का हम देखेंगे ये आकृति कैसी है, शुभ है, अशुभ है, प्रश्न किस तरह का था हमारा, तो ठीक है। हमारा 5वां भाव से था, 5वां भाव बुद्धि विद्या ज्ञान नहीं, के लिए होता है। प्रश्न संतान क्या के लिए था, विद्या प्राप्ति का था या कुछ क्या था? हमने वैसे तो कोई भी प्रश्न नहीं डाला, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि विद्या प्राप्ति का ही हो सकता है। नहीं, अब इसके विषय में हम कल, अगर जब आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो फिर अब आप उस बिंदु पे जाइए, शुरू वाला जो बिंदु था ना हमारा, इस आकृति के स्वरूप के बारे में जाइए। अच्छा, ठीक है। ये आकृति अपने आप में कैसी है, ठीक है। मतलब तो अब जो जब फलादेश होगा वो इस आकृति पे होगा। हाँ, अब जैसे ये आकृति जो है, ये आकृति शुभ है, ठीक है, स्थिर है, और प्रवेश, आगमन निगम चेक करेंगे इसका। हाँ, ये सारी चीजें फिर सारी लगेंगे। ओके, मतलब जो फलादेश है वो इसी आकृति पे होगा, इसके आगे हमें कोई चालन या कुछ और ढूंढना नहीं है। इससे आगे कुछ नहीं करना, इस आकृति के अनुसार हम फलादेश करना शुरू करेंगे। फलादेश, ठीक हाँ, है सर। उससे मतलब पहले हम इतना एक दृष्टि फाइनल विचार होगा कर कि लेंगे। फलादेश इसके अकॉर्डिंग होगा, ये इतना कैलकुलेशन हाँ जी, खत्म हो गया। हाँ, कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। ओके, हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। लगभग हमारा इतना सा ही काम होता है। इसके बाद हम इसमें 2-3 चीजें और जोड़ते हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, उस मतलब जो उसमें हम प्रस्ताव को, स्थिर प्रस्ताव है, फिर उसको हम चल प्रस्ताव में परिवर्तित करते हैं, मतलब मूल प्रस्ताव है, प्रस्तार है। तो वो चीजें शायद अभी जरूरत ना पड़े इस में समझाने की, परंतु इतना सा भी अगर हम करते हैं तो हमारा एक जो स्टेप है हम ले जाते हैं आगे, और लगभग हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम किसी प्रश्न का उत्तर दे सकें। इसमें 2-3 कड़ियाँ और हैं जो जुड़ेंगी, और फिर आपका ये जो एक किस्म से जो एक प्रारंभिक जो विषय है वो पूरा हो गया। चलिए, किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कक्षा यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। ये जो आज नया सीखा, कल इसका रिवीजन दोबारा करवा दीजिएगा एक बार। जरूर पक्का हो जाएगा ना फिर ये? जरूर। आप लोग सभी क्या करें ना, एक निर्धारित, मैं ही बोलूं क्या यहाँ पे आकृतियां, एक और कुंडली बनाइए, उसमें लगन निर्धारण करिए और उसमें कार्य भाव को ढूंढने की विचार करते हैं। ठीक है, मैं ही आपको आकृतियां देता हूँ। चलो, हाँ बताइए सर। पहली आकृति है आपकी बिंदु रेखा रेखा बिंदु। दूसरी आकृति है आपकी बिंदु बिंदु रेखा रेखा। तीसरी आकृति है आपकी बिंदु रेखा बिंदु बिंदु। चौथी आकृति है बिंदु रेखा बिंदु रेखा। यदि 13वें घर में हमारे पास 4 बिंदु या 4 रेखाएं आ जाती हैं, उस अवस्था में आप जो आकृति को चेंज करेंगे वो आकृति रहेगी आपकी, वो आकृति आप चौथे नंबर पे ही चेंज कर लेना चाहे। उसके लिए मतलब वैकल्पिक आकृति जो रहेगी वो रहेगी वाग्मी बिंदु रेखा बिंदु रेखा रेखा रेखा, मतलब एक बिंदु 3 रेखा। ये वैकल्पिक आकृति है। यदि 15वें भाव में हमारी जो आकृति है 4 बिंदु या 4 रेखा आती है तो, नहीं तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इससे आपने लगन भाव निर्धारित करना है। लगन भाव के बाद आपने 12वां घर का विचार करना है। हमने 12वें घर जो हमारा 12वें भाव की आकृति कौन सी होगी हमारी। सर रिपीट करिए, भाव कौन सा है? हाँ जी, भाव कौन सा हमने ढूंढना है? 12वां भाव। 12वां, ठीक है सर। ठीक है, अमित भैया अपना माइक ऑफ करिए 1 मिनट। मुझे एक प्रश्न है गुरुजी। जी। इसमें जैसे आपने बताया ना कि अभी हमने जो तीसरा वाला है हमारा लग्न हुआ, जल तत्व में तीसरा वाली आकृति हमारी लग्न हो गई, और उसमें से 5वां हमने गिना तो 7वां हमारा जो आ गया वो अभी हमने उसको बलाबल प्राप्त हुआ तो हमने 7वां ही मान लिया, उसको जो 7वीं आकृति है उसको मान लिया। कुंडली में अभी जो 7वें भाव की आकृति हुई। हाँ,
हाँ, कुंडली में। तो अब हम जो कुंडली में 7वें भाव की आकृति है, उस आकृति पे आंकलन करेंगे कि इसका शुभ-अशुभ देखेंगे कि तीसरे का ही देखेंगे शुभ-अशुभ? अभी आपने बोला जो। नहीं, तीसरा तो आपका लगन था ना, 7वां आकृति आपकी अभीष्ट आकृति हुई अब, उस प्रश्न के ओके। लिए, जिस प्रश्न हमने मान लो हमने तो ऐसे उदाहरण के लिए बोलते हैं 5वें भाव का हमारा, 5वें भाव से कौन-सा प्रश्न है, बहुत से प्रश्न बनते हैं, वो नहीं है। हम सिर्फ इतना सा विचार करें कि 5वें भाव का हमारा प्रश्न था। तो अब 5वें भाव हमारा जो 5वें भाव की आकृति आ गई हमारी इस कुंडली में, कहीं-कहीं कई बार ये प्राप्त नहीं होती है आकृति, फिर हमारे को शकुन क्रम से ही देखना होता है, ये भी ध्यान रखना होता है। वो कल देखेंगे उस विषय को। गुरुजी जी। और एक प्रश्न था गुरुजी मेरा, जिसमें आपने बताया था कि सूक्ष्म भाव, बहुत पहले बोला आपने, सूक्ष्म भाव का विचार कैसे करेंगे? सूक्ष्म, जैसे मात्रिक में सूक्ष्म का, तो एक बार रिपीट करेंगे क्या सूक्ष्म वाला? कि सूक्ष्म भाव 15 की आपने बताया। जैसे बताया ना कि एक सूक्ष्म वो है उसका, 13वें का आपने बताया था कि सूक्ष्म साक्षी भाव, सॉरी, हाँ, साक्षी भाव। साक्षी भाव। साक्षी हम्म। भाव वाला रिपीट करेंगे एक बार? हाँ, जो साक्षी भाव हैं वो है हमारे लाइन में लिख लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए जी, धन्यवाद गुरुजी, मेरा इतना हो। चलिए, फिर समय ज़्यादा हम ले रहे हैं, अब सभी का कक्षा में आने के लिए, सुनने के लिए, ठहरने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्चिम ओम शांति शांति शांति। थोड़ी समय की मर्यादा बना के रखेंगे हम भी, मैं भी कोशिश करूंगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।